नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज सुबह हम सोमनाथ से चले और 25 किलोमीटर का सफ़र करके इस समय हम गड़ू पहुंचे हैं। हमारा आज का डेस्टिनेशन पोरबंदर रहेगा। गड़ू पर ही खड़े होकर मैं आपको सामने ये बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप डिस्टेंसेस देख लीजिए, लिखे हुए हैं। पोरबंदर यहाँ से 106 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर हम रुके हैं यहाँ का फेमस बनाना खाने के लिए। इलायची की बनाना बोलते हैं, साइज़ में छोटा रहता है। मुझे किसी ने बोला था जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको जगह जगह हर शॉप में ये छोटा केला खाने को मिलेगा। तो अभी आते समय मैं देख रहा था काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ ही दुकानें अभी खुली हुई हैं। तो ऐसी ही एक शॉप के बाहर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर फेमस केला खाते, साथ में मैंने देखा यहाँ पर नारियल पानी भी है। नारियल पानी पी के हम पोरबंदर को चलेंगे। ये जो है छोटा केला, इसको क्या बोलते हैं? इलची केला। इलची केला। हाँ, इलायची केला। अच्छा, इलायची केला। तो हमें आप दे दीजिए। नॉर्मल केले से तो टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हल्का हल्का खट्टा, हल्का हल्का मीठा। एक और दे दीजिए। पहला केला खाते समय तो मुझे इलायची का फ्लेवर नहीं महसूस हुआ उतना ज़्यादा, लेकिन अब मेरे को लग रहा है वाकई में कि इलायची का फ्लेवर इस केले के अंदर है। आज हमने कुछ नया टेस्ट यहाँ पे ट्राई किया। जब भी आप गड़ू या मांगरोल आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ का फेमस हलवा ज़रूर खाना। मैं पता लगाता हूँ अगर इनके पास यहाँ सामने अवेलेबल है तो। भैया, मांगरोल का हलवा आपके पास है? दिखाइए कौन सा है। जैसे लीला लिखा हुआ है, लीला हलवा। लीला का क्या मतलब होता है? मतलब ये अपने ताजा होता है ना, उसको फ्रेश बोलते हैं अपने इंग्लिश। अच्छा, लीला मतलब फ्रेश हलवा। हाँ। और ये नारियल से बनता है। बढ़िया। ये है लीला हलवा, नारियल से इसको तैयार किया जाता है। मुझे शॉपकीपर ने बताया कि 4 दिन इसकी लाइफ होती है, तो फ्रिज में रखने से थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। तो इस समय थोड़ा सा ठंडा है। क्या बात है, सुबह सुबह हलवा खा रहे हैं जिसमें नारियल है, मावा है, और एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है, वो है हरे नारियल की मलाई। जैसे हम नारियल पानी पीते हैं तो मलाई निकलती है ना, अंदर होती है, वो भी इसके अंदर है। तो ये टेस्ट बहुत डिफरेंट है। और इस तरह का हलवे में टेस्ट मैं पहली बार ले रहा हूँ। ठंडा है तो उसकी वजह से वो बात नहीं आ रही जो आ सकती है। तो अगर रूम टेम्परेचर में खाएंगे तो और ज़्यादा स्वाद लगेगा। ये लीला हलवा 250 ग्राम है। इसकी कीमत 70 रुपये है। 1 किलो का 280 रुपया। देखिए, आप मैप्स में दिखाई दे रहा है कि समुद्र के हम किनारे किनारे चलने वाले हैं। थोड़ा और सीधे जाएंगे तो पोरबंदर, और उसके आगे द्वारका जी। ये सारा रास्ता हमारा समुद्र के किनारे किनारे चलेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नज़दीक में ही 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चोरवाड़ है। वहाँ पर धीरू भाई का मेमोरियल है। आप मेमोरियल भी विज़िट कर सकते हैं। हम अभी वहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम स्ट्रेट आपको माधवपुर पहुँच के ज्वाइन करते हैं। लो जी, हम माधवपुर सी बीच के पास पहुंच चुके हैं। इस सी बीच की मैंने इतनी तारीफ सुनी थी कि हर किसी ने बोला था जब आप सोमनाथ से पोरबंदर जा रहे होंगे तो यहाँ पर ज़रूर रुकना और सीनिक व्यूज़ देखना। चलिए बीच के पास चलते हैं। वाओ, क्या बात है, वाह क्या बात है। ये देखो, हमने गुजरात में जितने भी सी बीचेस देखे हैं ना, उन सब में माधवपुर सी बीच नंबर 1 है। मेरे को ये सी बीच क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सी बीच है। आप पैदल चलते चलते काफ़ी आगे तक जा सकते हो, और लहरों का मज़ा तो हर सी बीच में होता है और यहाँ पर भी है।
अगर बच्चे साथ हैं तो आप इस तरह से कैमल राइड करवा सकते हो। ये लोग 50 रुपये लेते हैं और 5-7 मिनट का कैमल पे राउंड करवाते हैं। सामने कुछ कुर्सियां भी हैं, वहाँ बैठ के आप समुद्र का ये नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। हम तो सुबह के समय आए। वैसे सी बीच बेस्ट एंजॉय करने का टाइम तो हमेशा शाम का होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है, 6-7 बजे के आसपास। तो आज यहाँ पर आके इतना तो मैं समझ गया कि अगर आप सोमनाथ जी से पोरबंदर जा रहे हैं या द्वारका जी जा रहे हैं तो यहाँ तो आपको रुकना ही चाहिए। बड़ी प्यारी जगह है। समुद्र किनारे तो बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया। बना दो भैया हमारे लिए 1 प्लेट। ये वैसे मज़ा समुद्र किनारे ही आता है खाने का। मैं जब मुंबई में था तो अक्सर हम खाया करते थे। बढ़िया। कितना भैया इसका? 20 रुपया 30 रुपया? अच्छा, इसका 30 रुपया। सही है। काले चने से इसको तैयार करते हैं, टमाटर प्याज नींबू डाल के, थोड़ा मसाले के साथ, बहुत स्वाद आता है। सही है। यहां से नजदीक में माधव राय जी का टेम्पल है, अब हम वहां पे चलेंगे। बीच से आधा किलोमीटर का सफर करके हम माधव राय जी मंदिर पहुंच चुके हैं। सामने मैं देख सकता हूं इस मंदिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है। यहाँ पर एक्चुअल में 2 टेम्पल्स हैं। यहाँ पर जो हम दर्शन कर रहे हैं, ये मंदिर तो बाद में बनाया गया, जिसके बारे में अभी आपने सामने पढ़ा। सामने आप जो मंदिर खंडित देख रहे हैं ना, वो प्राचीन मंदिर है। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं, फिर आपको इस स्थान के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। हमें पंडित जी ने बताया यहाँ पर हमने भगवान कृष्ण के माधव राय जी के रूप में दर्शन करें और साथ में उनके बड़े भैया बलराम जी के टिकम राय जी के रूप में दर्शन करें। एक चीज़ पंडित जी ने हमें और बताई, सामने जो हम दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान का स्वरूप है। ये स्वरूप पहले पुराने मंदिर में था, जो 13th सेंचुरी की बात है। तो वहाँ जब मंदिर मुगल आक्रमण की वजह से खंडित हुआ, तो यहाँ पर 1840 में मंदिर का निर्माण किया गया और वहाँ का से भगवान का स्वरूप की स्थापना यहाँ पे की गई। धन्यवाद। अभी हम इस प्राचीन खंडित मंदिर के अंदर आए। यहाँ पर मैंने देखा कोई मूर्ति नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ आके देखेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे देवी देवताओं के स्टोन पे कार्विंग की गई है। नक्काशी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो बहुत पुरानी। और वैसे भी हमें यहाँ का पता चला ये 12th सेंचुरी का टेम्पल है। स्ट्रक्चर में एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जैसे आप इस पिलर को देखिए, यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है पत्थर पे पत्थर रख के ये मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। इतने समय के बाद भी ये टेम्पल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही है। जो स्ट्रक्चर गिरा है वो आक्रमण की वजह से गिरा है। चलिए अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। श्री माधव राय मंदिर की बैक साइड पे भी सी बीच है। हम अभी यहाँ पर आए। यहाँ पर सी बीच के सेंटर में मैं शिवलिंग देख रहा हूँ। तो जब हाई टाइड के समय होता है ना, तो समुद्र का पानी यहाँ तक आता है। तो जब यात्री यहाँ पर आते हैं, कुछ समय सी बीच में रहते हैं, तो शिवलिंग के भी दर्शन करते हैं। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। इनके साथ अंदर चल के हम दर्शन करेंगे। बाहर देखिए आप, कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर, जो मैं पढ़ के समझ पा रहा हूँ कि एक राक्षस था जिसका नाम मधु था। उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना गदा चलाया। और ये वही स्थान है जहाँ पर विवाह से पहले भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी रहे और उसके बाद उनका विवाह यहीं पे हुआ। आइए जी।
अभी हम अंदर की तरफ आए, यहाँ पर हमने विवाह मंडप के दर्शन करे। यहाँ पर 2 मंडप हैं। एक मंडप में विवाह होते हुए का सूर्य साक्षी था, दूसरे मंडप में विवाह का चंद्रमा साक्षी था। ये स्थान को पहले मधुवन बोला करते थे। मधु नाम का राक्षस के बारे में अभी हमने पढ़ा, वो यहाँ पे रहता था, जिसका भगवान विष्णु ने वध किया था। आज भी इस तरफ को देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो अच्छा लग रहा है, एक महसूस हो रहा है कि हम एक जंगल के बीच में ही हैं, ऐसा अनुभव होता है यहाँ पर आके। हमने थोड़ा आपसे समझा, थोड़ा पहले समझा था कि जरासंध और शिशुपाल चाहते थे कि रुक्मणी देवी का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मणी देवी जी ने भगवान कृष्ण को अपना मनी मन पति मान लिया था और उन्होंने किसी ब्राह्मण के हाथ संदेशा भेजा द्वारका की, आप भगवान कृष्ण को कि आप यहाँ पर आइए और मेरा हरण करके लेकर जाइए। भगवान कृष्ण द्वारका से गए और रुक्मणी देवी जी का हरण करके यहाँ लेकर आए और यहाँ पर उनका विवाह हुआ। मुझे लगता है इस जगह टूरिस्ट बहुत कम आते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों को नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी ने बताया आप माधवपुर में ओशो आश्रम के पास जाइए, वहाँ पर आपको सीनिक व्यूज़ अच्छे दिखेंगे। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सोचकर तो मैं कुछ और आया था और देख मैं कुछ और रहा हूँ। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ना बहुत पुराने हैं, लेकिन मुझे कुछ और लोगों ने भी बताया ये स्ट्रक्चर्स पुराने नहीं हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये सैंडस्टोन माइंस हैं। और यहाँ पर जो आप कार्विंग देख रहे हैं सामने, एक तरफ हमने लेडी फेस की कार्विंग देखी, एक जगह हमने हाथी की कार्विंग देखी। ये सारी कार्विंग यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने करी है पिछले 10 से 40 साल के बीच में। शांति काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर रुक के अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। एनीवेज अच्छा रहा हमारा माधवपुर आना और इस जगह को एक्सप्लोर करना। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, माधवपुर में जब आप आएंगे तो आप नोटिस करेंगे ये 4 से 5 किलोमीटर का पूरा एरिया है। जहाँ से आप माधवपुर एंटर करते हैं और सीधे चलते जाते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सी बीच देखने को मिलेगा और समुद्र देखने को मिलेगा, और आपके राइट हैंड साइड में लैंड साइड है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना बहुत एक्सक्लूसिव है। तो इसका लैंड साइड से व्यू भी अच्छा आता है और एरियल व्यू भी ऑसम, बहुत मज़ा आता है। माधवपुर से आगे का जो रूट है ना ये वाकई में बड़ा मज़ेदार है। जैसा मैंने आपको बताया, समुद्र साथ साथ रोड चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय हम 10 मिनट के लिए रुक गए हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर पुल है, ब्रिज, एक तरफ समुंदर है और दूसरी तरफ मधुवंती रिवर है। इस समय तो नदी का पानी कम है तो पानी रिवर सी में नहीं मिल रहा आकर, लेकिन बरसात के समय जब पानी ज़्यादा होता है तो नदी का पानी यहाँ से पुल के नीचे से जाके समुद्र को मिलता है। अच्छी जगह है, यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लैंड व्यू भी अच्छा है और यहाँ से एरियल व्यू भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आगे को चलते हैं। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, समय कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। इस समय हम पोरबंदर से लगभग 15 किलोमीटर पहले लंच करने को रुके हैं। यहाँ पे जा रहे हैं हम शक्ति होटल, मेन हाईवे पे ही ये ढाबा है। लंच ऑर्डर भी हो चुका है और आ भी चुका है। मैं आपको बता देता हूँ हमने अपने लिए क्या क्या मंगवाया है। चना मसाला, वघारेला रोटला, दही तिकारी, साथ में ये सब सलाद है, प्याज, अचार, सलाद, लहसुन की चटनी और थोड़ा सा वाइट बटर। वघारेला रोटला से शुरू करते हैं। वघारेला रोटला बनते समय मैं देख रहा था, तड़का लगाया जिसमें सरसों, जीरा, हरा प्याज और रोटले का चूरा बनाकर डाला और लास्ट में दही और उसके ऊपर छाछ बाद में उसको तैयार कर दिया, जो अभी हम यहाँ पर खा रहे हैं मकई के रोटले के साथ। जब से मैं काठियावाड़ रीजन में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे जो रोटला होता है ना वो मोटा होता है। जैसे इस समय आप देख सकते हैं ये मकई का रोटला। बाजरे का रोटला का चूरा बनाने के बाद
दही और छाछ डालने से खटास आ गई, थोड़ी बहुत हरी मिर्च है जिससे हल्का सा तीखापन आ गया। गुड टेस्ट। पिछले एक हफ्ते में मैंने ये भी देखा, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, ढाबे में जाओ, आपको संभारा मील के साथ ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा करके पत्ता गोभी का तड़का लगा के आपको सर्व करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं लहसुन की चटनी के साथ। वेरी गुड। दही तिकारी, मकई का रोटला और दही तिकारी मेड फॉर ईच अदर है। ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार ट्राई किया है और मेरे को बेहद पसंद आ रहा है और बड़ी अच्छी प्रिपरेशन करी है। मेरे को मज़ा आ रहा है ये कॉम्बिनेशन टेस्ट करने में, स्वाद लाजवाब है। चना मसाला ना बड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, तेल ज़्यादा है, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन वघारेला रोटला, दही तिकारी और ये संभारा और साथ में मैंने आपको बताया मकई का रोटला, ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था छाछ, लेकिन आज इन्होंने लस्सी बनाई है तो फिर भी सही है। छाछ यहाँ पर लंच में भी रहता है, डिनर में भी रहता है। जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि हर मील के साथ आप एक गिलास छाछ तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि तेल ज़्यादा होता है ना, तो छाछ से डाइजेशन ईजी रहता है। ऐसा मुझे यहाँ पर आके मैंने समझा। चलो अब आपको मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ और फिर आगे हम पोरबंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया पोरबंदर केवल 15 किलोमीटर दूर है। हम पोरबंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर। मैं कीर्ति मंदिर के गेट के बाहर ही खड़ा हूं। यहाँ पर ना सामने मार्केट है, मार्केट से होते होते हम यहाँ पर आगे, तो पार्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा लेफ्ट राइट 200-300 मीटर पे मिल जाती है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जब हम माधवपुर से पोरबंदर को आ रहे थे तो लगभग 20 किलोमीटर सफ़र कर लेने के बाद हम मोचा हनुमान मंदिर गए थे। तो वहाँ ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने ऐसा 4-5 फोटोग्राफ्स ली जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो वहाँ एक माता जी हैं जो बाय नेशनैलिटी फ्रेंच हैं, लेकिन लोकल भाषा में बात करती हैं, सेवा करती हैं उस स्थान की। तो वहाँ से हम दर्शन करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर लंच करते हुए पोरबंदर आ गए। चलिए पहले कीर्ति मंदिर चलते हैं। महात्मा गांधी जी का ये जन्म स्थान है, सामने से हम जाएंगे। कीर्ति मंदिर जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, इसका उद्घाटन श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया और इसको बनवाया सेठ नानजी भाई कालिदास मेहता जी ने। अब मैं आपको इस स्थान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो यहाँ पर आके ही आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन जो हमने आके यहाँ समझा है कि गांधी जी हर धर्म में विश्वास रखते थे। इसके बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सामने आपको ऊपर जाली दिखाई देगी जो मुस्लिम धर्म का प्रतीक है, स्वास्तिक चिन्ह दिखाई देगा, हिंदू धर्म की निशानी है। एंट्रेंस गेट पे ऊपर आपको जो डिज़ाइन दिख रहा है वो बौद्ध धर्म को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो हमें इससे क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी पता चलता है। तो गांधी जी के जो विचार थे यहाँ पर पिलर्स में लिखे गए हैं। कुछ पिलर्स पे आपको मंत्र पढ़ने को मिलेंगे। अब गांधी जी का जो बर्थ प्लेस है वो यहाँ साथ में ही है, सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी। तो अब मैंने आपको कीर्ति मंदिर के बारे में तो बता दिया और ख़ुद भी हमने दर्शन कर लिया। अब हम बर्थ प्लेस के चलकर अंदर दर्शन करते हैं। हम इस समय जिस रूम में आए यहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। सामने जो आप स्थान देख रहे हैं स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, यही वो स्थान है। तो समझ लीजिए बहुत पूजनीय स्थान है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आप अंदर एंटर करते सबसे पहले इस रूम में आके इस स्थान के दर्शन करेंगे। इसी रूम में जन्म स्थान के सामने गांधी जी के माता पिता जी की फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, श्री करमचंद गांधी जी और श्रीमती पुतली बाई जी। अभी हम फर्स्ट फ्लोर में आए। यहाँ पर मैंने देखा 2 रूम्स हैं।
अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो गांधी जी का पुश्तैनी घर है ये वैसे ही रखा गया है जैसा आज से 100 साल पहले था। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया, जिससे कि आप आके अनुभव कर सको गांधी जी का घर कैसा था। चलिए ऊपर को चलते हैं। अभी हम सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं। खिड़की से बाहर देखते हैं। अच्छा, यहां से कीर्ति मंदिर भी दिखाई दे रहा है, सामने के रूम की खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं और पड़ोस के घर भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा। आपकी जानकारी के लिए महात्मा गांधी जी का जो पुश्तैनी घर है ये, इसके पड़ोस में ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का भी घर है। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं और उनके घर को जाते हैं। वापस मैं ग्राउंड फ्लोर पे उसी रूम में आ चुका हूं जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ। अब यहां पर एक चीज़ आप नोटिस करिए, जो इस समय मैं भी कर रहा हूं। गांधी जी के माताजी और पिताजी के सामने जो बड़ी फोटो है ना, ये आप किस जगह से भी देखो ऐसा लगता है वो हमें देख रहे हैं। जैसे मैं इस समय एक कॉर्नर पे खड़े होकर देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे देख रहे हैं। अब मैं फर्ज करो यहाँ पे आ जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि नज़रें इस तरफ हो गई। चलिए अब हम ग्राउंड फ्लोर आ चुके हैं। बाहर की तरफ से हम कस्तूरबा गांधी जी के घर चलते हैं और उनके घर जाने से पहले मैं आपको ऊपर गैलरी दिखाता हूँ जिसमें गांधी जी के जीवन के बारे में फोटोग्राफ्स भी हैं और सब कुछ लिखा हुआ है। फोटो गैलरी में हर फोटो के साथ नीचे लिखा हुआ है, जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं गांधी जी अटेंडिंग लेप्रेसी पेशेंट। उसके साथ ही यहाँ देखिए गांधी जी ऑन हिज वे टू मीट वाइसरॉय ऑफ शिमला, गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में। ऐसे हर फोटो के नीचे लिखा हुआ है जिससे कि आप रिलेट कर सके ये फोटो कब की है और किस बारे में है। बहुत अच्छे से पूरी गैलरी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये यहाँ पर आके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और मन हो रहा है कि हर फोटो के पास हम खड़े हों, उसके बारे में पढ़ें और विजुलाइज करें जीवन उस समय कैसा होगा और कितनी कठिनाई और किस तरह की परिस्थितियों में गांधी जी ने चीज़ों को हैंडल किया होगा अपने लेवल पे। फैंटास्टिक। गांधी जी के पुश्तैनी घर से 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही कस्तूरबा गांधी जी का घर है। इस समय हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं कि 1869 में उनका जन्म हुआ और 1882 में यानी 13 साल की उम्र में उनका गांधी जी के साथ विवाह हुआ। चलिए उनके घर के अंदर चलते हैं। कस्तूरबा गांधी जी के घर के अंदर राइट हैंड साइड पे 2 डाइनिंग रूम है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिविंग रूम्स हैं। नीचे स्वास्तिक चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पर कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी नगर सेठ थे और महात्मा गांधी जी के पिताजी उस समय के दीवान थे। तो इस एरिया की जो रईस फैमिलीज थी उनमें उनका नाम आता था। हमने महात्मा गांधी जी के पुश्तैनी घर के और कस्तूरबा गांधी जी के पुश्तैनी घर के दर्शन कर लिए हैं। आप जब पोरबंदर आएंगे तो सबसे पहले आप इसी जगह आएंगे क्योंकि सब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आगे को घूमते हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जामुवन गुफा है। तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद पोरबंदर घूमेंगे। और हमारा प्लान है कि रात को 8 बजे या 9 बजे तक हम द्वारका जी को चलें। तो यानी यहाँ से द्वारका जी अलग डिस्टेंस है जिसको तय करने में हमें हो सकता है 2 से 2.5 घंटे लग जाए। चलिए जामुवन गुफा को चलते हैं। पोरबंदर से 15 किलोमीटर का सफर करके हम जामुवन गुफा के बाहर पहुंच चुके हैं। वैसे एक ऑप्शन ये भी थी कि हम पहले पोरबंदर विजिट कर लेते, फिर यहाँ आते और यहाँ से द्वारका जी जाते, लेकिन उस समय रात हो चुकी होती तो हम गुफा विजिट नहीं कर पाते। यहाँ पर गुफा के साइड में अगर आप बाहर की तरफ देखो तो जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं इसको बर्डा डूंगर बोलते हैं। चलिए केव्स के अंदर चलते हैं और इस स्थान के बारे में आपको और डिटेल में बताते हैं। हम जामुवन गुफा के बाहर पहुंच चुके हैं। यहां से गुफा के अंदर जाने को रास्ता है। सिर बचा के जय हो। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जिसको सुन के शायद आप हैरान रह जाएंगे। यहां पर एक नहीं काफी सारे शिवलिंग हैं और ये सारे के सारे शिवलिंग
पानी की बूंद से बने हैं। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। आप थोड़ा इस तरफ को आइए, यहां देखिए, सामने आप देख रहे हैं पानी की बूंद पड़ रही है, उससे पत्थर शिवलिंग की आकार ले रहा है। और ऐसे जगह जगह एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सामने की तरफ देखिए, ये देखिए, आज से 10 साल के बाद यहां आएंगे तो पूरा शिवलिंग शेप ले चुका होगा। थोड़ा सा हम पीछे की ओर हटते हैं और आपको शंख के आकार के दर्शन करवाते हैं जो पानी की बूंद से तैयार हुआ है। जब हम यहां पर आए तो हमें किसी ने बताया था कि आप गुफा में जब आप जाएंगे ना तो थोड़ा सा मिट्टी को हाथ में उठाकर आप देखिएगा, जो रेत है तो ये सोने चांदी जैसी चमकती है। तो थोड़ी सी मिट्टी मैं अपने हाथ में लेता हूं ऐसे, वाकई में देखो, सामने जो आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, ये प्राकृतिक शिवलिंग है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो जामवंत रीछ थे। सतयुग के दौरान भगवान राम ने जामवंत को आशीर्वाद दिया था कि आप अमर रहेंगे और आपके अंदर हजारों शेरों का बल होगा। तो आप ये जानिए कि इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण का जामवंत के साथ 27 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध के पीछे की जो कारण है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं, पूरा डिटेल में बताता हूं। यादव वंश के 2 लड़के थे जिनके पास मणि थी। कहते हैं कि उस मणि को पारस मणि बोलते थे। वो मणि किसी भी चीज के पास ले जाओ तो वो जगह सोने की हो जाती थी। वो 2 लड़के जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने भगवान कृष्ण को वो मणि दी और द्वारका की जो पूरी नगरी थी, पूरा महल था, सारा सोने का हो गया क्योंकि उस मणि की वो प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो छोटा लड़का था वो जंगल की तरफ शाम को मणि लेकर आया। वहां पर किसी जंगली शेर से उस लड़के का युद्ध हुआ और एक तरह से समझ लीजिए उसकी मृत्यु हो गई या वो आधा घायल हो गया। उसके बाद अब भगवान कृष्ण पे जो बड़ा लड़का था उन्होंने आरोप किया कि मणि आपने चुरा ली है, क्योंकि छोटा लड़के मणि लेकर गया, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो भगवान कृष्ण भी एक तरह से परेशान थे कि मेरे पे आरोप आया। तो कुछ दिन के बाद भगवान कृष्ण जंगल में निकले मणि को ढूंढने के लिए। अब इस दौरान में जो छोटे लड़के के पास मणि थी और शेर ने घायल कर दिया था, वहां पर जामवंत पहुंचे अपनी बेटी के साथ और मणि को, उनको पता लगा मणि है तो मणि लेके वो अपनी इस गुफा में आ गए। भगवान कृष्ण पीछे से जंगल में मणि को ढूंढ रहे थे तो उनको पता चला कि मणि यहां पर जामवंत गुफा में है। जब यहां पर आए तो उन्होंने जामवंत को बोला कि आप हमारे को मणि दे दीजिए। तो जामवंत ने देने से मना कर दिया, बोला कि अगर आपको मणि चाहिए तो मेरे से युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण ने युद्ध स्वीकार किया और इस गुफा में 27 दिन तक युद्ध चला। कहते हैं 27 दिन के बाद जामवंत को इस बात का एहसास हुआ कि मेरे को जब भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था तो कहा था कि मैं एक और युग आएगा जिसमें मैं तुम्हारे से युद्ध करूंगा और वो युद्ध मेरे सिवा कोई भी तुमसे जीत नहीं पाएगा। युद्ध खत्म हो जाने के बाद जामवंत ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और प्रार्थना करी कि आप मेरी बेटी से विवाह स्वीकार करिए। तो ऐसे करके जामवंत की बेटी का नाम जामवंती था। उनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ इसी स्थान पे हुआ। तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी, यहां पर एक स्टाफ है, उन्होंने मेरे को जो एक्सप्लेन किया मैंने आपको डिटेल में बताया। चलिए आपको पोरबंदर पहुंच के हम ज्वाइन करते हैं। इस समय हम पोरबंदर एयरपोर्ट के पास श्री सांदीपनी आश्रम हरि मंदिर आए हैं। टेंपल विजिटर्स के लिए क्लोज हो चुका है क्योंकि टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो टेंपल हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं और खुद भी बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आके सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी है शाम के समय की लाइटिंग। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे किसी ने बताया कि लगभग 17 से 18 साल हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। यहाँ पर टेंपल भी है श्री लक्ष्मी नारायण का और साथ साथ एक आश्रम भी है जहाँ पर बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर टेंपल का जो निर्माण है ये संत श्री रमेश भाई ओझा जी ने किया था। आई विश कि हम यहाँ पर डे टाइम में आते और अच्छे से देखते और आपको भी दिखाते। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, तो कुछ देर हम पोरबंदर और घूमेंगे और जैसे मैंने आपको बताया आज का नाइट स्टे हमारा द्वारका धाम में रहेगा।
मैं इस समय सुदामा जी के मंदिर में आया हूँ। आपकी जानकारी के लिए भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी का मंदिर हार्ट ऑफ द सिटी पोरबंदर में है। पोरबंदर का जो प्राचीन नाम है वो सुदामापुरी है। आज भी काफ़ी लोग इस स्थान को, मैं पोरबंदर की बात कर रहा हूँ, सुदामापुरी के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। हमने मंदिर में आके सुदामा जी, उनकी पत्नी श्री सुशीला देवी जी और श्री राधा कृष्ण के भी दर्शन करें। आपकी जानकारी के लिए सांदीपनी आश्रम उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा रहे और सुदामा जी पोरबंदर में अपनी कुटिया में रहते थे। तो सुदामा जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो अपने मित्र को मिलने गए। उनके मन में कहीं ये भाव था कि हो सकता है मेरा मित्र मेरी मदद कर दे, लेकिन सुदामा जी खुद वचनबद्ध थे कि मैं सामने से कभी भी कुछ मांगूंगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि उनके मित्र उनको मिलने आए हैं, तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार से अपने मित्र से भेंट करी और सुदामा जी उनके लिए तंदूर लेकर गए थे, कह सकते हैं चावल। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वो चावल खाए और बहुत उनको अच्छा लगा कि उनका बचपन का मित्र उनको मिलने के लिए आया है। उसके बाद सुदामा जी वहाँ से वापस पोरबंदर आने के लिए चले। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भाव आया कि हो सकता था कि उनके मित्र उनकी कुछ आर्थिक मदद कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सुदामा जी जब वापस पोरबंदर अपनी कुटिया पहुंच रहे थे, यहाँ पर आके वो देखते हैं कि उनकी जो कुटिया थी वो महल में तब्दील हो गई। तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी, मुझे कुछ जानकारी पहले से थी और कुछ जानकारी मेरे को यहाँ पर आके पता चली। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से कोशिश करते हैं कि बाहर हम चौपाटी की ओर जाएं, कुछ समय वहाँ पर बिताएं और फिर आपको बाय बाय करेंगे। हम पोरबंदर चौपाटी पहुंच चुके हैं। मेरे साथ इस समय चैनल सब्सक्राइबर हैं। दोपहर के समय इनसे मुलाकात हुई और चैनल सब्सक्राइबर्स भी थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले वो अपने घर को निकल गए। यहाँ पर आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। खास कारण ये है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम समुद्र के एकदम सामने ही खड़े हैं। तो यहाँ से सी मुश्किल से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इस समय स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो मैं आपको यहाँ का व्यू नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप पोरबंदर आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। आज सुबह सोचो हम 6:30 बजे सोमनाथ से चले थे और अब रात के 10 बजे का टाइम हो चुका है। अब आपको मैं बाय बाय करने वाला हूँ और खुद हम जाने वाले हैं यहाँ से द्वारका धाम। रात का नाइट स्टे हमारा वहाँ पर है। पहुँचने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो आपको बाय बाय कर देते हैं और आपको धन्यवाद। ठीक है, जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अगला एपिसोड, नया सफ़र, नई जर्नी। थैंक्स फॉर योर टाइम। आज हमें 8 से 9 दिन हो गए हैं सौराष्ट्र टूर करते हुए। ये जो स्वाद खिचड़ी और सामान का मैं यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ ना, बहुत यूनिक है। ये पिछले 10 दिन में तो हमने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया।